नमस्कार दोस्तों, मैं गुलाब चंद कुमार, आपका हिस्ट्री का मास्टर। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के इतिहास की मेवाड़ सीरीज में। दोस्तों, आज राजस्थान के इतिहास की वो कड़ी हम लेने वाले हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में कई सालों पहले या कुछ सालों पहले बढ़िया तरीके से उसकी चर्चा हुई थी। जिसका अगर मैं आपको एक बात बताऊं, रानी पद्मिनी या महारानी पद्मिनी या पद्मावती जिसे बोलते हैं, उसके पति रावल रतन सिंह और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की बातें, वो इतिहास के किस्से, वो कहानियां आज हम इस एपिसोड में पढ़ेंगे। देखो, रानी पद्मिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है, एक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो पद्मिनी बाकी सब गलिया। ऐसा ऐसा बताया जाता है कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था राणा उदय सिंह के समय, तब चित्तौड़ की जो प्राचीर है, दीवार है, उस पर चढ़कर वहां के एक सरदार, एक मंत्री ने कहा था ये कथन, उसकी चर्चा उसी के एपिसोड में करेंगे बढ़िया तरीके से। अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो हमने पिछली क्लास में तेज सिंह के बारे में पढ़ा था कि तेज सिंह के शासन काल में कमलचंद नामक एक चित्रकार ने मेवाड़ की प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की। ठीक है, उसके बाद में तेज सिंह का पुत्र हुआ रावल समर सिंह। समर सिंह की अपन बात करें तो समर सिंह का समय बताया जाता है 1267 या 73 से 1302 तक। ठीक है, रावल समर सिंह के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको लेकर आपको पता चल जाएगा कि किन कारणों से मेवाड़ पर या चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। रावल समर सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक अपन मैप बना लेते हैं। मैप के हिसाब से अपन उस कार्य को या उस बात को बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है। यहां दिल्ली पड़ती है भाई साहब, दिल्ली। ठीक है, यहां पड़ता है भाई साहब जालोर। ठीक है, और यहां पड़ता है मेवाड़। इसका एक पहलू और ले लेते हैं, गुजरात। भाई साहब, आपको पता है कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, उसमें इतनी अचल संपत्ति है कि वहां से अगर संपत्ति हम ले लें तो पूरे देश का खर्चा काफी सालों तक चल सकता है या काफी दिनों तक चलता है। इतनी अखंड संपत्ति है सोमनाथ के मंदिर में। ठीक है, तो अपन बात करते हैं दिल्ली के शासक की। तो दिल्ली का शासक था एके। एके से आपको याद करना है दो चीजें। एके एक तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और एक इसका इतिहासकार हुआ है एके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिसने खजाइन उल फतूह लिखी है। खजाइन उल फतूह, फतू फतू या फतू, अपनी पुस्तक लिखी है। अब एके का एक भाई हुआ करता था भाई साहब, उलुग खां। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि क्यों न यार अपन उलुग खां के नेतृत्व में एक सेना भेजे, कहां, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। और दिल्ली की ओर से उलुग खां 1299 में चल पड़ा, कहां, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए, यानी कि गुजरात अभियान पर। तो भाई साहब, अब इतनी बड़ी सेना जाएगी तो कहने का सीधा अर्थ ये है, अगर इतनी बड़ी सेना अगर किसी रास्ते से गुजरेगी तो वहां पर जो खेती बाड़ी है वो नष्ट होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले मेवाड़ के राजा और जालोर के राजा को पूछा। जालोर का शासक था उस वक्त कानड़ देव। ठीक है, इसका एक पुत्र था वीरमदेव।
और अपने अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा, ठीक है। और अपने मेवाड़ जो है, मेवाड़ का शासक हुआ करता था रावल समर सिंह, रानी पद्मिनी का ससुर। तो भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार इनसे पूछना मुनासिब समझा कि मेवाड़ से अगर हम जाएं गुजरात तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, तो समर सिंह ने मना कर दिया। और जालोर से निकलने पर जालोर के जो चौहान राजा थे कर्णदेव चौहान, उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि हमारी ओर से निकल गए तो खुल्डो काट दूंगा, यानी कि पैर काट दूंगा, पैर अगर पग भी टेक लियो तो खुल्डो काट दूंगा, यानी कि बात की कौन, कर्णदेव। तो भाई साहब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे पूछा और पूछने के बाद भी मेवाड़ से निकलने लग गया उलुग खां। तो यहां मेवाड़ के राजा समर सिंह ने उनको मेवाड़ के राजा समर सिंह को पता चला कि उलुग खां दिल्ली की ओर से मना करने के बावजूद भी मेवाड़ से आ रहा है, तो इसके मंत्रियों को इसने सूचित किया और उलुग खां को पकड़ कर लाया गया। पकड़ कर लाने के बाद समर सिंह ने उसको इतना मारा भाई साहब, इतना मारा, उसके पास जितना भी धन संपत्ति था ना सब लूट लिया, और इतना भयंकर मारा कि बस पूछो मत, मुर्गा बना के पीछे से टीके लगाए ऐसी, हाँ क्या बात है, वो तो उठ ही नहीं पाया। फिर बात करते हैं उलुग खां मेवाड़ से, तो यहां से निकल गया, गुजरात से पूरा गुजरात लूट लिया भाई साहब। सोमनाथ के मंदिर को इतने भयंकर तरीके से लूटा कि जो इसने यहाँ पर खोया था ना उससे 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा उसे मिल गया। तो उसने सोचा कि यार हम मेवाड़ से तो नहीं चलेंगे, क्योंकि मेवाड़ में तो वो मुर्गा बना के मारेगा, और इतना मारेगा, इतना मारेगा, ऐसा मारेगा, इतनी ऐसी ऐसी जगह मारेगा जब दवाई भी नहीं लग सकती, ठीक है। भाई साहब बात करते हैं गुजरात के बाद। गुजरात से उसने सोचा कि जालोर में चलते, जालोर से उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को लेकर और जालोर से जाने का प्रयास किया। तो जालोर से जाते वक्त कानड़ देव ने कहा, बेटा मैंने तेरे को पहले ही मना किया था, इधर से क्यों आया? मैंने बोला था कि इधर से तू अगर आ गया तो मैं तेरा खुल्डा काट दूंगा, पग काट दूंगा। तो कानड़ देव ने भी इसे मारा, पीटा, घसीटा, लूटा, इतना भयंकर तरीके से फोड़ा किसी उलुग खां को कि बस पूछो मत, उसके जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं छोड़ी कानड़ देव ने, ठीक है। और यहां से जाकर पेश हुआ भाई साहब उनके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा, ला भाई क्या लाया तू लूट के? कब भाई जेब टटोले, कुछ नहीं है जेब में। तो भाई मैं तो कुछ नहीं लाया, हुआ ऐसा कि मैं मेवाड़ से गया तो मेवाड़ वालों ने मारा, और जालोर से गया तो जालोर वालों ने मारा। इतना सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया, और उसने कहा कि उन्हें इस दुस्साहस का हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ऐसा बताया जाता है कि फिरोजा और वीरमदेव आपस में प्रेम करते थे। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री हुआ करती थी, और कानड़देव वीरमदेव का पुत्र। फिरोजा और वीरमदेव की प्रेम कहानी, इसी प्रेम कहानी को हम जालोर का जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको हम थोड़े से शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत ही खतरनाक कहानी है। तो देखो भाई साहब, ये पहला कारण था जिसको लेकर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का ठाना, ठीक है। और 1303 में आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर ही लिया। यहां पर किया था शायद जालोर में मेरे हिसाब से 1308 में, और रणथंभौर में किया था 1301 में। इसका भी एक कारण है, यहां मेवाड़ पर करने का इसका कारण ये था, या रणथंभौर पर करने का, आक्रमण करने का ये कारण था कि उलुग खां के साथ 2 मंत्री आए थे,
उनकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जब हम रणथंबोर या फिर अपन जालौर का इतिहास पढ़ेंगे तब उसकी कहानी पूरी अपन बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि उलूग खां के साथ एक मंत्री या 2 मंत्री आए थे। जब उनको मार पड़ने लगी, या फिर ऐसा बताया जाता है कि उलूग खां के जो मंत्री थे उन्होंने इन पैसों के बंटवारे को लेकर उससे झगड़ा कर लिया था और पैसे लूटकर भाग गए थे रणथंबोर। रणथंबोर, ठीक है, रणथंबोर भाग गए थे और उसके शासक यानी कि रणथंबोर के शासक के पास शरण ले। तो इस कारण से भी रणथंबोर पहला उसका टारगेट बना किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरा बना मेवाड़ और तीसरा बना जालौर। इसकी चर्चा जब इसका जालौर का या रणथंबोर का इतिहास पढ़ेंगे तब करेंगे। तो पहला कारण तो यह हो गया मेवाड़ पर आक्रमण का। दूसरी अगर अपन बात करें तो भाई साहब ये समर सिंह जो है ना, इसकी कहानी यही खत्म हो जाती है। जब समर सिंह खत्म हो जाता है तो उसके बाद नया शासक बनता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का जो टाइम पीरियड बताया जाता है वो 1302 से 1303 तक बताया जाता है। रावल रतन सिंह की 2 रानियां थी, रानी नागमती और दूसरी रानी थी पद्मिनी। बड़ी रानी नागमती थी और दूसरी रानी पद्मिनी थी, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो श्रीलंका एक देश हुआ करता है आज, और उसका उस वक्त सिहल द्वीप नाम था उसका, सिहल द्वीप, सिहल द्वीप उस वक्त उसका नाम था। तो वहां के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती, इनसे 2 एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। पुत्री थी, पुत्र था बादल और पुत्री थी पद्मिनी, ठीक है। ये जो मैं कहानी बता रहा हूं ये एक इतिहासकार हुए जिनकी पुस्तक लिखी गई है पद्मावत, पद्मावत। वो लिखी गई है 1640 के आसपास। मलिक मोहम्मद जायसी। इन महास्य के अनुसार ये जो पूरी कहानी है, ये मैं जो कहानी बता रहा हूं ये इन महास्य के अनुसार है। तो ऐसा बताया जाता है कि गंधर्व सेन और चंपावती से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई, बालक बादल और पद्मिनी। पद्मिनी बादल जो नाम से ही पता चल रहा है थोड़ा काला और सांवला था, और पद्मिनी गोरी थी। तो इसी कारण गंधर्व सेन और चंपावती को सबसे अधिक प्रिय थी पद्मिनी, और बादल था थोड़ा कम। तो बादल इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता था और हर दिन डेली उससे लड़ता था, किससे, पद्मिनी से। तो एक दिन गंधर्व सेन ने सोचा कि यार ऐसे तो ये पद्मिनी मर जाएगी, अपन ऐसा करते हैं इसको अलग रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। क्योंकि पद्मिनी अगर किसी से ना बोले, बादल से ना बोले अपने भाई से, तो फिर किससे बोले, पूरे महल में वो दो ही थे उनसे बात करने वाले। तो ऐसा मतलब गंधर्व सेन ने ऐसा करा कि उसे एक तोता लाके दे दिया जो मनुष्य की आवाज में बोलता था, जिसका नाम था हीरामन तोता, हीरामन तोता, ठीक है। इस तोते के बारे में एक पक्षी विशेषज्ञ भी है डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, नोट करके लिख लो। डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इंडियन बर्ड्स में लिखा है कि ये जो तोता है हीरामन तोता, या मनुष्य की जो आवाज में बोलता है, उसे गागरोनी तोता नाम दिया वैसा, गागरोनी तोता। और गागरोन दुर्ग झालावाड़, झालावाड़ में है गागरोन दुर्ग, उसे इस नाम से प्रसिद्ध बनाया भाई साहब। यह है डॉक्टर सलीम अली।
पक्षी विशेषज्ञ, इनके अनुसार द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में ये लिखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं पद्मिनी को हीरामन तोता लाके दे दिया, वो अपने उसी मतलब तोते के साथ पूरा वक्त बिता दी। तो बादल जो था वो अकेला पड़ गया और भीत यानी भीते बोलते हैं अपने दीवार हो, भीतों से बछेड़े खाने लग गया। बछेड़े मतलब अरे यार जो दीवारें हैं उनसे बातें करने लगा, उनको मतलब मारने लगा, पीटने लगा। अब क्या करे अकेला व्यक्ति, कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। फिर बादल ने सोचा यार क्यों ना हम इस तोते को उड़ा डालते हैं, तो तोते को उसने उड़ा दिया। ठीक है, तोते को तो उड़ा दिया, लेकिन एक चिड़ी मार था उसके हाथ लग गया तोता। कौन? हीरा। वो उस वक्त बोला नहीं। कौन? तोता। तोता जब तक उस चिड़ी मार के पास था उससे बोला नहीं। वो भागते भागते यानी कि यहां से श्रीलंका से चला गया मेवाड़। कौन? जो चिड़ीमार था वो उस तोते को लेकर। लेकिन वो एक दिन क्या करा, उस तोते ने वहां से उसके चंगुल से निकलकर, चिड़ीमार के चंगुल से निकलकर वहां से भाग गया और बैठ गया यहाँ जो ये नागमती का महल हुआ करता था। नागमती के महल का जो कक्ष का जो ऊपर का जो होता ना रोशनदान, उसमें आकर बैठ गया। अब एक दिन हुआ क्या, जब रतन सिंह युद्ध लड़कर आए काफी दिनों बाद, तो नागमती अपने आप को सच में संवारने लग गई। भाई साहब इतने भयंकर का बस राजा जी तो आज हमें देखकर फ्लैट ही हो जाएंगे। तो नागमती अपनी सारी दासियों के साथ मिलकर अपने आप को सजाने लग गई, और जैसे एक बार सजती और पूछती बाहर जाकर कर दासियों में कैसी लग रही, तो यहाँ जो तोता बेटा था हीरामन वो बोलता है एकदम बकवास। अब उतनी दासियों में नागमती को ये तो पता नहीं चल सकता था कि कौन बोला। वापस जाती अंदर और वापस से तैयार होकर आती, वापस पूछती दासियों में कैसी लग रही हो, तो वही हीरामन तोता वापस बोलता कि नहीं अच्छी नहीं लग रही हो, मेरी रानी जैसी नहीं लग रही हो। तब उसने पकड़ लिया कि यार ये तोता बोल रहा है। काफी मतलब 6-7 बार ऐसा हो गया कि उसे आना पड़ा जाना पड़ा, आना पड़ा जाना पड़ा। फिर बाद में पता चला ये तोता बोल रहा है, तो वो सीधा राजा जी के पास गई, यानी कि उसकी दासी नागमती की एक दासी गई राजा जी के पास, रतन सिंह जी जो उस वक्त अपनी दरबार में बैठे थे। ठीक है, सभा चल रही थी, उस वक्त वहां पहुंची और कहा कि नागमती जो रानी है वो आपको अर्जेंट में बुला रही है, इतनी अति आवश्यक बात है। उसने ध्यान नहीं दिया, फिर नागमती खुद आ गई। उस नागमती ने पूरी भरी सभा में यह कह दिया कि एक तोता है जिसने मेरी बेइज्जती की है, जिसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, एक तोते ने। तो राव रतन सिंह बोला यार ऐसा कैसे हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो मैं तू जो बोलेगी वो करूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राव रतन सिंह ने अपनी रानी को कहा, तो रानी ने कहा ठीक है आप उस तोते को वापस कहीं न कहीं से ढूंढ के लाओ। तो राव रतन सिंह ने आदेश दिया कि जाओ उस तोते को पकड़ कर लाओ, जो उस तोते को पकड़ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो जो वो चिड़ीमार था ना, वापस फिर उसे मिल गया वो तोता, और उस चिड़ीमार को पकड़ कर लाया गया दरबार में। लेकिन उस चिड़ीमार को पता नहीं था भाई साहब वो जो तोता है वो बोलता भी है। उस चिड़ीमार को इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, क्योंकि उस चिड़ीमार ने बताया कि मैं एक ऐसा तोता पकड़ कर लाया था जो मेरे चंगुल से निकलकर भाग गया। क्योंकि वही था आसपास में चिड़ीमार या पक्षियों को पकड़ने वाला, तो उसे बहुत मारा गया। क्योंकि कॉमन सी बात है, एक ही था तो वही होगा पकड़ने वाला और छोड़ने वाला। तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया भाई साहब चिड़ीमार को। लेकिन जब वो बेहोश होने वाला था ना, तब उस जो तोते ने सोचा कि यार अब तो बोल देते हैं कि हाँ भाई साहब मैंने कहा था आपकी रानी की बेइज्जती मैंने करी थी। तोता बोला है। फिर राणा जो रावल रतन सिंह है और सभी जो मंत्री है उन्होंने कहा यार तोता तो बोलता है सच में। तो उस चिड़ीमार को फिर से पानी डालकर उसे जगाया गया और पूछा गया भाई कहाँ से पकड़ के लाया। तो उसने पूरी बात बताई कि ये श्रीलंका से मैं ये पकड़ के लाया था और ये उड़ गया और यहाँ से आकर उसने ऐसा ऐसा कर दिया। तो
तो उसे चिड़ीमार को इनाम देकर या कैसे भी करके उसे छोड़ दिया गया। तो फिर उस तोते को पूछा गया, भाई ऐसा क्या है मेरी रानी में कमी जिससे तू इसको मतलब नेग्लेक्ट कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो तोते ने बताया कि श्रीलंका हमारे राजा जी हैं जिनका नाम गंधर्व सेन है। भाई साहब, गंधर्व सेन की एक पुत्री हुआ करती है जिसका नाम पद्मावती है। भाई साहब, पद्मावती जो मेरी रानी है उससे अधिक खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने इतना बढ़िया तरीके से इसकी खूबसूरती का बखान किया कि रावल रतन सिंह तो वहीं पर हो गए। और रावल रतन सिंह ने सोच लिया कि अब तो उस रानी को या उस लड़की को या उस राजकुमारी को पाना ही है। तो रावल रतन सिंह चल पड़ा श्रीलंका की ओर। और श्रीलंका में जाकर वहां पर ऐसा बताया जाता है इसकी पुस्तक के अनुसार कि वहां पर जाकर 2-3 साल तक भटका, इधर उधर भटकने के बाद उसका पता चला किसे, गंधर्व सेन को। और गंधर्व सेन को पता चलने के बाद उसने रावल रतन सिंह के साथ अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह कर दिया और उसे राजस्थान भेज दिया, अपने ससुराल। राजस्थान भेजते वक्त बादल और उसका एक बादल तो पद्मावती का भाई था और पद्मावती का जो चाचा था गोरा, उसे दहेज में दे दिया। अब वापस आ गए। एक जो रावल रतन सिंह के दरबार में एक मंत्री हुआ करता था, टोटके, काले टोटके कारनामों में बहुत ही मतलब एक प्रकार से यूं कहें बहुत ही सजग था या बहुत ही जानकार था काले कारनामों में, जिसका नाम था ब्राह्मण। यानी कि वो एक प्रकार से ब्राह्मण था और उसका नाम अपन यूं कहें कर राघव चेतन बताया जाता है। तो एक दिन वाकया कर रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी के बारे में उसने सुन रखा था कि रानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत। तो एक दिन उसने मतलब राघव चेतन ने उनको, रावल रतन सिंह को और रानी पद्मिनी को मतलब रात्रि में वो रासलीला करते हुए देखा। तो जैसे ही रानी पद्मिनी को पता चला कि राघव चेतन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमें ऐसा देख लिया, इस स्थिति में देख लिया, तो रावल रतन सिंह ने उसे देश निकाला दे दिया। क्योंकि ब्राह्मण था, उसे मार नहीं सकते थे, उसे देश निकाला दे दिया। देश निकाला देते ही रावल रतन सिंह पहुंचा, सॉरी राघव चेतन पहुंचा दिल्ली। और दिल्ली के शासक था एक ही अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को पूरी बात बताई रानी पद्मिनी के बारे में। तो रानी पद्मिनी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी तत्पर होने लगा। तो अब वहां से जो यहाँ पर तो पूरी कहानी खत्म हो गई। अब दिल्ली से निकला अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ आकर जो गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी पर एक पुत्र था एक जिसका नाम था खिजर खान। खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया और वहीं पर उसने गंभीरी नदी और बेडच, एक तो नदी थी गंभीरी नदी, एक थी बेडच नदी, बेडच और गंभीरी नदी, इन दोनों का जो संगम स्थान था वहां पर इसने अपनी सेना का डेरा डाला। और वहीं से काफी सालों तक, यानी कि वो दिल्ली से कब निकला वो मैं आपको बता दूं, 10 जनवरी को निकला था। 10 जनवरी 1303 को दिल्ली से निकला कौन, एक अलाउद्दीन खिलजी। ये जो बात मिलती है कि 10 जनवरी को निकला था, वो मिलती है जो अलाउद्दीन खिलजी का एक अमीर खुसरो नाम का इतिहासकार हुआ, खुसरो, उसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह के अनुसार बताया है। यानी कि खजाना उल फतूह के अनुसार बताया जाता है कि 10 जनवरी 1303 को दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकला और वहां आकर अपनी पूरी की पूरी स्थिति को एकदम सामान्य कर लिया और वहां पर स्थिति पैदा कर दी, युद्ध ही। तो एक दिन काफी दिनों तक बैठने के बाद, वहां डेरा डालने के बाद कोई रिस्पॉन्स ना आने पर अलाउद्दीन खिलजी
पहुंचा मेवाड़। मेवाड़ के राणा सॉरी रावल रतन सिंह के पास एक अपनी यूं कहें कि इसने आमंत्रित किया था कि आप खाना खाने आ सकते हैं। यानी कि इसने पहले कहा था कि यार कुछ नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं युद्ध कुछ नहीं करूंगा, तो मेरी एक कंडीशन है, मैं आपके घर आकर खाना खाना चाहता हूँ। तो भाई रावल रतन सिंह ने भी सोच लिया कि भाई अगर खाना ही तो, अगर इसके खाना खाने से यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के खाना खाने से, हमारे यहाँ खाना खाने से अगर युद्ध टल सकता है तो क्यों ना करें। अलाउद्दीन खिलजी आया और आराम से खाना खाया बढ़िया तरीके से। फिर उसकी इच्छा जागृत हुई कि यार मैं एक बार आपकी रानी को देखना चाहता हूँ। तो जो रावल रतन सिंह था उसने रानी को सीधा ना दिखाकर किसी दर्पण या पानी में प्रतिबिंब दिखाया, और प्रतिबिंब देखते ही जो अलाउद्दीन खिलजी उसकी इच्छा और अधिक जागृत हो गई उसे पाने के। तो उस टाइम तो वो चला गया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, उसके घर से खाना खाकर और उसके महलों से चला गया। तो फिर उसने दूसरी बार रावल रतन सिंह को आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे, आपने अपनी जो म्यांमार वाली, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को कहा कि आपने अपनी जो इतना हृदयपूर्ण प्रेम दिखाया उसके प्रति मैं भी उसके प्रति उत्तर में कुछ देना चाहता हूँ। तो उसने भी उसको आमंत्रित किया खाने के लिए और दावत पर। तो रावल रतन सिंह पहुंच गए भाई साहब उनके बेड़े में या उनके कक्ष में पहुंचने के बाद खाना खाया और वहीं पर उनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने संदेश भिजवाया कि अगर रावल रतन सिंह को आप जिंदा देखना चाहते हो तो रानी पद्मिनी के साथ, सॉरी रानी पद्मिनी को मेरे पास भेज दो। तो रानी पद्मिनी ने एक दिमाग लगाया थोड़ा सा, और दिमाग लगाते हुए रानी पद्मिनी ने वापस मैसेज भिजवाया कि मैं अपनी 1600 दासियों के साथ तुम्हारे यहां आऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, 1600 दासियों के साथ पहुंच गए, लेकिन दासियों की जगह सैनिकों के बिठवा दिया भाई साहब। यानी कि एक तो बादल एक गोरा, दो तो सेनापति थे, और रानी पद्मिनी के साथ जो डोलियों में उनकी दासियां थी, उन दासियों के स्थान पर गोरा और बादल ने उनके स्थान पर सैनिकों को बिठा दिया, पूरे सुसज्जित यानी कि सशस्त्रों अस्त्रों शस्त्रों के साथ, और पहुंच गए अलाउद्दीन खिलजी की जो डेरा डाल रखा था वहां। रानी पद्मिनी ने कहा मैं आपके पास आने से पहले, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने से पहले, मैं अपने पति रावल रतन सिंह से मिलना चाहती हूँ। तो रावल रतन सिंह से मिलने चली गई रानी पद्मिनी, और वहां जाकर उसने रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया और वहां से भाग कर चले गए मेवाड़ चले गए। और दूसरी तरफ से उन सैनिकों ने और गौरव और बादल ने उनकी कमान संभाली, और अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि रानी पद्मिनी ने अपने पतिदेव रावल रतन सिंह को छुड़वा लिया और चित्तौड़ के लिए निकल गए। तो रावल जो अलाउद्दीन खिलजी उसका गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था वो, और उसने आक्रमण कर दिया दूसरे ही दिन, क्योंकि पहले दिन पता चल चुका था जिस दिन रानी पद्मिनी ने रावल रतन सिंह को छुड़ाया, उसी दिन पता चल गया था कि कल युद्ध होगा। और पहले दिन की रात्रि को कुंड में आग जलाकर जौहर कर लिया गया। रानी पद्मावती, रानी पद्मिनी और नागमती, इन दोनों रानियों ने 1600 दासियों के साथ जौहर कर लिया। और दूसरे दिन बादल, गोरा और सभी मंत्री जो हुआ करते थे, मंत्रियों के साथ रावल रतन सिंह ने केसरिया बाना पहनकर युद्ध में कूद पड़े वैसा। और उस युद्ध में गोरा बादल और रावल रतन सिंह मारे गए।
खजाइनुल फुतूह के माध्यम से उसके अनुसार बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 26 अगस्त 1303 को इसी युद्ध को जीत लिया था, इसी युद्ध में फतह हासिल कर ली थी। ठीक है, अब उसी बुक के माध्यम से पता चलता है कि जो चित्तौड़ की तलहटी है, तलहटी, चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बना हुआ, उस मकबरे पर अलाउद्दीन खिलजी की जो अपनी युग है उपनाम या उसकी ताकत को प्रकट करने वाली चीजें लिखी हुई है। तो उस समय का सूर्य, दूसरा सिकंदर सानी, सिकंदर के समान, उस समय का भगवान, उस समय का ईश्वर, यानी कि ऐसी पदवियां लिखी गई है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उस मकबरे में। ये नोट करने वाली बात है। उस समय का सूर्य, उस समय का भगवान, उस समय का ईश्वर, सिकंदर सानी, सिकंदर के समान, दूसरा सिकंदर। ठीक है, जहाँ युद्ध खत्म हो चुका है भाई साहब 26 अगस्त को। जब युद्ध खत्म हो चुका तब अलाउद्दीन खिलजी तो लौट गया वापस दिल्ली और अपने पुत्र खिजर खान को मेवाड़ का किलेदार बना दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। खिजराबाद। ठीक है, इसी खिजर खान ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया, पुल का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसकी अगर अपन आगे चर्चा करें तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है भाई साहब 1316 में। कब? दिसंबर 22 को, 22 दिसंबर 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होने के बाद खिजर खान जो ये मेवाड़ का किला है ये मूछाला मालदेव को सौंपकर, मूछाला मालदेव को सौंपकर चला जाता है दिल्ली। मूछाला मालदेव कौन था? मूछाला मालदेव था कानड़ देव का भाई, वही कानड़ देव चौहान जिसने इसके चाचा यानी कि उलुग खां को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। जालौर का चौहान था कानड़ देव चौहान, उसका भाई था मूछाला मालदेव। इस युद्ध में यानी कि चित्तौड़ के इस युद्ध में ऐसा बताया जाता है कि जो लक्ष्मण सिंह थे यानी कि सिसोदा गांव के सिसोदा सरदार थे लक्ष्मण सिंह, वो और उनके 5 पुत्र शहीद हो गए भाई साहब इस युद्ध में। और उनका एक 6वां पुत्र हुआ जिसका नाम था हरि सिंह, जिसने फिर से 1226 ईस्वी में मेवाड़ में फिर से अपनी सत्ता कायम की और मेवाड़ में सिसोदियों का या राणाओं का शासन प्रारंभ हो गया। की चर्चा में अगले एपिसोड में करेंगे राणा हमीर सिंह या हमीर सिसोदिया की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। ये जो रावल समर सिंह और रावल रतन सिंह की जो कहानी है आपको बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मेरे साथ। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम के नंबर आपको दिए हुए, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।